नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज अपन बात करने वाले हैं जीपीपी के बारे में, और अपन ने जीपीपी की पिछली क्लास में इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। अपन ने पिछली क्लास में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। अपन ने इसमें पढ़ा कि जीपीपी के कब इसके अंदर मुख्य रूप से विकास हुआ है, इसका इतिहास क्या है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। और आज अपन पढ़ेंगे जीपीपी के जो प्लांट बिल्डिंग है, इस प्लांट बिल्डिंग के अचीवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज अपन बात करने वाले हैं प्लांट बिल्डिंग के अचीवमेंट के बारे में। अचीवमेंट यानी कि इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। या फिर अपन को मान सकते हैं कि जो प्लांट बिल्डिंग है, इस प्लांट बिल्डिंग में क्या क्या सफलता हुई है, अपन को क्या क्या इससे फायदा हुआ है, इसके बारे में वो आज अपन बात करने वाले हैं। अपने जो ये है थर्ड क्लास है, कौन सी है? थर्ड क्लास है। अभी तक आपने सेकेंड और फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपन करते हैं आज की क्लास को शुरू और अपन चलते हैं पीडीएफ पर। आज अपन बात करने वाले हैं मेजर अचीवमेंट ऑफ प्लांट बिल्डिंग, यानी पादप प्रजनन है। जो प्लांट बिल्डिंग है, पादप प्रजनन की मुख्य रूप से कौन कौन सी उपलब्धियां हैं उनके बारे में अपन इस चैप्टर में बात करेंगे, इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। मुख्य रूप से उन सभी उपलब्धियों को पढ़ेंगे जो प्लांट बिल्डिंग की वजह से अपन को सफलता मिली है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। इसमें अगर अपन पहली उपलब्धि देखें तो पहली उपलब्धि है फसल में उपज में सुधार। जो फसल उपज होती है, क्रॉप यील्ड होती है, क्रॉप यील्ड के अंदर है अपन को क्या देखने को मिलता है? सुधार देखने को मिलता है। इसमें है बहुत सारा सुधार हो रखा है क्रॉप यील्ड के अंदर, वो प्लांट बिल्डिंग की वजह से हुआ है। इसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में सुधार हुआ है। इसके पोषक तत्व मान में फसल उपज है उनमें सुधार हुआ है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। कि 20वीं शताब्दी में विश्व में सभी मुख्य फसलों की उपज में सतत बढ़ोतरी देखी गई है। जो 20वीं शताब्दी है, अभी 20वीं और 21वीं शताब्दी, उस शताब्दी में विश्व की सभी फसलों में एक तरह से अपन को है उपज में वृद्धि दिखाई देती है, क्योंकि जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। उस जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए फसल उपज भी बढ़ना जरूरी है। उपज 5 से 6 गुना की वृद्धि हुई है, लगभग है 5 से 6 गुना है उपज में वृद्धि हुई है 20वीं शताब्दी के अंदर। भारत में 1952 से 1997 तक गेहूं की उपज 6.6 से बढ़कर 27.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई। अगर अपन भारत की बात करें और गेहूं की बात करें तो भारत में गेहूं में 1952 के अंदर जो प्रति हेक्टेयर उपज थी वो थी 6.6 क्विंटल। कितनी थी? 6.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज थी। लेकिन उसको बढ़कर 1997 की अगर अपन बात करें, 1997 की बात करें तो 1997 के अंदर भारत की है जो गेहूं की उपज है वो 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई। कितनी हो गई? 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई। तो इस प्रकार है उसके फसल की उपज में लगातार वृद्धि हो रही है, लगभग 5 से 6 गुना है फसल उपज में वृद्धि देखी गई है। धान की उपज 11.1 से बढ़कर 29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। पहले धान की उपज होती थी वो 1 हेक्टेयर में 11 क्विंटल होती थी। 1 हेक्टेयर में कितनी होती थी? 1 हेक्टेयर की अपन बात करें तो पहले धान होता था वो 11 क्विंटल होता था। लेकिन अब है उसकी वृद्धि बढ़ गई है, उसकी उपज जो यील्ड कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। और वर्तमान में अगर अपन बात करें तो 29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कितनी है? 29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसतन उपज अगर अपन बात करें तो इसकी औसतन उपज होती है 29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो पहला है सुधार है, अचीवमेंट बात करें तो क्या है? फसल उपज में सुधार, जो इम्प्रूवमेंट इन यील्ड है, जो सुधार हुआ है। दूसरा है गुणवत्ता में सुधार, फसल की जो क्वालिटी है, अपन को जो यील्ड क्वालिटी है, अगर अपन यील्ड क्वालिटी की बात करें तो यील्ड क्वालिटी में सुधार हुआ है। यील्ड क्वालिटी में अपन को फसल उपज में सुधार देखने को मिलता है। कौन कौन से सुधार हुए? इसमें पहला है खेसारी दाल, या जिसको अपन लेथाइरस सैटाइवस बोलते हैं। जो खेसारी दाल होती है, मीठी मटर की दाल होती है, लेथाइरस सैटाइवस होती है, उसके अंदर है एक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। क्या होता है? एक न्यूरोटॉक्सिन एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से है मानव स्वास्थ्य पर विषैला प्रभाव पड़ता है। ये टॉक्सिक प्रभाव डालते हैं मानव स्वास्थ्य पर। इसके प्रभाव से है जो टांगों का लकवा हो जाता है। मनुष्य अगर लेथाइरस सैटाइवस का प्रयोग करता है तो उसके बीजों में पाया जाने वाला न्यूरोटॉक्सिन है वो एक मानव पर विषैला प्रभाव डालता है, जिससे मानव की टांगों में, वो मानव के जो पैर होते हैं उन पैरों के अंदर लकवा हो जाता है।
जिसे अपन लेथाइरिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेथाइरिज्म बोलते हैं। अपन अगर बात करें लेथाइरस सैटाइवस की बात करें, लेथाइरस सैटाइवस जिसे अपन खेसारी दाल भी बोलते हैं या अपन मीठी मटर बोलते हैं, इसके अंदर बीज होते हैं। इनके बीजों के अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूरोटॉक्सिन। इनके बीजों में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। इस न्यूरोटॉक्सिन का जो प्रभाव होता है वो मानव स्वास्थ्य पर विषैला प्रभाव होता है। कैसे होता है? मानव स्वास्थ्य पर विषैला प्रभाव होता है। और इससे एक रोग हो जाता है पैरों का लकवा। कौन सा रोग हो जाता है? पैरों का लकवा रोग हो जाता है इस खेसारी के दालों के खाने की वजह से। जिससे क्या होता है? जिसको अपन लेथाइरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेथाइरिज्म। लेथाइरिज्म। तो ये हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि लेथाइरिज्म क्या होता है, तो अपन को बताना है कि लेथाइरस सैटाइवस होता है उनके बीजों में पाए जाने वाले न्यूरोटॉक्सिन के कारण। जब अपन खेसारी या लेथाइरस सैटाइवस के बीजों को ज़्यादा खाते हैं तो उसके अंदर जो न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है उसकी वजह से पैरों का लकवा हो जाता है, जिसको अपन लेथाइरिज्म के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ कि IARI है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने खेसारी दाल की एक नई किस्म विकसित की है जिसमें न्यूरोटॉक्सिन की मात्रा कम पाई जाती है। तो जो यहाँ न्यूरोटॉक्सिन पाया नहीं जाता है, कम पाई जाती है। तो ये हो गया पहला, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो गया। किस प्रकार से हुआ कि पहले खेसारी दाल के बीजों में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता था, लेकिन IARI के वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्में विकसित की है जिसमें न्यूरोटॉक्सिन की मात्रा नहीं पाई जाती है। दूसरा है कपास के अच्छे कपास तंतु देने वाली किस्में विकसित की गई है। कपास की अगर अपन बात करें तो अच्छे जो कपास तंतु है, रेशे है, वो देने वाली किस्में विकसित की गई है। उसके अलावा गन्ना और चुकंदर की बात करें, अगर अपन शुगर कैन एंड शुगर बीट की बात करें तो उच्च शर्करा वाली किस्मों का विकसित किया गया है। गन्ना और चुकंदर से अपन को क्या प्राप्त होती है? अगर अपन शुगर कैन और चुकंदर की बात करें, गन्ना और शुगर के बीट की बात करें, अपन शुगर कैन एंड शुगर बीट की बात करें तो इससे अपन को क्या प्राप्त होती है? इससे वो अपन को शर्करा अपन प्राप्त करते हैं, इसे चीनी वगैरह बनाती हैं। तो इसमें इसकी किस्मों में विकसित की गई है, उच्च शर्करा युक्त किस्में बनाई गई है। अगला है तेल बीज फसलें। जो तेलीय फसलें हैं उनके अंदर उच्च तेल मात्रा देने वाली किस्मों का विकास किया गया है। जैसे अपन सोयाबीन की बात करें तो 52% अपन को तेल प्राप्त होता है। वैसे ही और भी अधिक किस्में तेलीय फसलों में किस्में विकसित की गई है जिससे अपन को अधिक से अधिक क्या हो? तेल की प्राप्ति हो। फल एवं सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो आकर्षक गुणों व अच्छी गुणवत्ता वाली किस्में विकसित कर ली गई है। अगर अपन फलों एवं सब्जियों की बात करें तो अच्छे दिखने वाले गुणों वाले फल एवं सब्जियां विकसित की गई है। उसके अलावा उसके अंदर जो बीजों की मात्रा होती है वो बिल्कुल ही छोटी रहने वाली है। फल होते हैं वो गुद्देदार होते हैं। इस प्रकार से उनके फलों और सब्जियों की किस्मों के अंदर सुधार किया गया है और उनकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव किया गया है। ये एक और सुधार हो गया। अब है नई किस्मों का निर्माण। तीसरा सुधार है वो नई किस्मों का निर्माण। पहला अचीवमेंट अपन ने देखा, उपज में इम्प्रूवमेंट था। दूसरा अपन ने देखा था उसमें सुधार किया गया था, क्वालिटी सुधार किया गया। और तीसरा है वो है नई किस्मों का विकास, क्रिएशन ऑफ न्यू वेराइटीज। कि नई किस्मों का विकास से किस प्रकार से फायदा होता है। पहले अपन देखते हैं गेहूं की अर्धबोनी किस्में विकसित की गई। कौन सी किस्में? सेमी ड्वार्फ जो डिजीज वेराइटीज होती है वो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज है गेहूं की विकसित की गई है। जिससे क्या होता है वो लॉगिंग की क्रिया होती है गेहूं के अंदर। धान और गेहूं में लॉगिंग की क्रिया है वो अर्धबोनी किस्मों में कम होती है। इसके कारण अधिक से अधिक फायदा होता है। नॉर्मन ई बोरलॉग ने सिमट के अंदर, सिमट की बात करें तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट आ सकता है क्वेश्चन। अपन को सिमट ध्यान रखना है कहाँ पर है इसका मुख्यालय, तो मैक्सिको में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेजर इम्प्रूवमेंट। जो गेहूं और मक्का इम्प्रूवमेंट जो सेंट्रल लेवल है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उसमें मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की अर्धबोनी किस्में विकसित की थी। बोरलॉग ने क्या किया? जापानी किस्म है जो नॉरिन 10 है उससे ड्वार्फ जीन या नॉरिन जीन को निकाला। नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया? जो जापानी किस्में होती है गेहूं की, नॉरिन 10 होती है, उसके अंदर से नॉरिन जीन या जो ड्वार्फ जीन होता है जो बोनेपन के लिए जो जिम्मेदार होता है उस गेहूं उसको निकाल कर गेहूं के जीनों में समावेशित किया
और अर्धबोनी किस्मों को विकसित किया। नॉर्मनी बोरलॉग ने जापानी किस्में होती है गेहूं की नॉरिन 10, उसके अंदर से ड्वार्फ जीन या नॉरिन जीन को निकालकर उसे दूसरी गेहूं के जीनोम में समावेशित किया, जिससे गेहूं की अर्धबोनी किस्में विकसित हो गई। क्वेश्चन आ सकता है गेहूं की अर्धबोनी किस्मों के या बोनी किस्मों के विकास के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, तो अपन को बताना है नॉरिन जीन। कौन सा? नॉरिन जीन। नॉरिन या ड्वार्फ, कौन सा? नॉरिन जीन या दूसरा होता है वो ड्वार्फ जीन होता है, अपन को बताना है नॉरिन या ड्वार्फ। ये अपन को ध्यान रखना है कि गेहूं के अर्धबोनी किस्मों के विकास के लिए जो जिम्मेदार जीन है वो नॉरिन जीन या ड्वार्फ जीन है। 1963 में इन किस्मों को मैक्सिको आईसीआर भारत लाया गया। मैक्सिको से है जो आईसीआर भारत में कब लाया गया? 1963 के अंदर, 1963 के अंदर। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में अर्धबोनी किस्मों का जो प्रवेश है वो कब किया गया, तो 1963 के अंदर, 1963 के अंदर मैक्सिको से आईसीएआर भारत में लाया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर लाया गया। इन किस्मों को भारत में सोनालिका वो कल्याण सोना किस्मों के रूप में द्वितीयक पूर्व स्थापन किया गया। जो वहां से किस्में लाई थी उन किस्मों को सोनालिका किस्म और कल्याण सोना के रूप में द्वितीयक पूर्व स्थापित किया गया। पूर्व स्थापन क्या होता है? पूर्व स्थापन होता है किसी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में ले जाने पर वहां की जल अनुकूल उन पौधों को बनाने की क्रिया होती है, उसको अपन पूर्व स्थापन बोलते हैं। वो आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं की कैसी किस्में हैं, तो ये द्वितीयक पूर्व स्थापित किस्में मैक्सिको से लाई गई अर्धबोनी किस्मों का द्वितीयक पूर्व स्थापित किस्में हैं। तो ये गेहूं की अर्धबोनी किस्में विकसित की गई। और देखें तो इन किस्मों की जो अर्धबोनी किस्में हैं इनकी क्या क्या विशेषता है। अगर अपन अर्धबोनी किस्मों की विशेषता की बात करें तो ये अधिक उपज देती है, हाई यील्ड देती है, प्रकाश असंवेदी होती है, फोटो इंसेंसिटिव होती है। फोटो इंसेंसिटिव का मतलब होता है इसका प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रकाश असंवेदी किस्में। अगला है कंड प्रतिरोधी यानी कि रस्ट रेजिडेंट्स। जो गेहूं के अंदर कंड या कंडवा रोग लगता है उस कंडवा रोग की रेजिस्टेंस है इसके अंदर नहीं होता है। फिर है छोटा व मजबूत तना होता है। तना अगर छोटा और मजबूत होगा तो इसके अंदर लॉगिंग की क्रिया नहीं होगी, उच्च उर्वरक प्रतिक्रिया होगी। ये हाई फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव होती है। अगर अपन इनके अंदर फर्टिलाइजर की मात्रा को देते हैं तो ये अधिक से अधिक फर्टिलाइजर को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। फिर है धान की बोनी किस्में। यह है वो तो थी गेहूं की बोनी किस्मों का विकास। अब है धान की बोनी किस्में, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ पैडी। डीजीवू जीन धान की बोनी किस्में कौन सी है? डीजीवू जीन और टैनिक। इंटिव किस्मों की बात करें इंटिव 1 IR8 डीजीवू जीन है। ये बोनी जीन है जो शीघ्र पकने वाली जापान धान की ताइवान किस्म थी। जो जापानी धान की ताइवान किस्म थी, इस जापानी धान की ताइवान किस्म से डीजीवू जीन है वो बोनी किस्म है वो विकसित की गई। अगर उसके अलावा बात करें टेक्निक और नेटिव 1 की बात करें तो टेक्निव नेटिव 1 IR8 दोनों किस्में हैं वो IRRI फिलीपींस से विकसित की गई है। कहाँ से विकसित की गई है? टेक्निक नेटिव फर्स्ट और IR8 दोनों किस्में हैं ये IIRI इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ राइस इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस से यह किस्में विकसित की गई है। टेक्निक नेटिव 1 और IR दोनों किस्मों को 1966 में भारत में लाया गया। कब लाया गया? 1966 के अंदर भारत में लाया गया। टेक्निक नेटिव 1 और IR दोनों किस्मों को 1966 के अंदर भारत में लाया गया। यह किस्में निम्न लक्षण दर्शाती है कि लॉगिंग रेजिडेंस होती है। यानी कि लॉगिंग रेजिडेंस का मतलब होता है कि जो गेहूं की खड़ी किस्में होती है उन गेहूं की खड़ी किस्मों के अंदर अगर मान लो कोई सामान्य हवा या थोड़ा बहुत तूफान आता है तो ये गिरती नहीं है, नीचे नहीं गिरती है। दूसरी उर्वरक प्रतिक्रियात्मक होती है यानी कि फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव होती है, उच्च उर्वरकों को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। यह अधिक उपज देती है और प्रकाश असंवेदी होती है। फिर अगर अपन बात करें तो हाइब्रिड किस्में विकसित की गई, संकर किस्में विकसित की गई, हाइब्रिड वेराइटीज विकसित की गई। जैसे मक्का की संकर किस्में कौन सी है? गंगा सफेद 2 और दक्कन। मक्का की सफेद किस्मों की बात करें, मक्का की सफेद किस्में गंगा सफेद 2 और है दक्कन।
उसके अलावा और अपन बात करें जवार की संकर किस्मों की बात करें, हाइब्रिड किस्मों की, तो CSH 1 से CSH 11 तक जवार की संकर किस्म कौन सी है? जवार की अगर अपन बात करें तो CSH 1, CSH 1 से CSH 11 तक कुल है वो 11 किस्में विकसित की गई है। इस जवार की मक्का की है वो है गंगा सफेद 2 और दक्कन। जवार की बात करें तो CSH फर्स्ट से लेकर CSH 11 तक की किस्में विकसित की गई है। उसके बाद में अगर अपन बात करें बाजरा की संकर किस्में, बाजरा की संकर किस्म की बात करें तो पहला है PHB 10, PHB 14, BJ 104 और BK 506। बाजरा की संकर किस्म कौन कौन सी है? PHB 10, PHB 10, PHB 14, BJ 104, BK 506। फिर अगर अपन कपास की संकर किस्मों की बात करें, कपास की संकर किस्में होती है वो होती है H4, H6, CBS 156, AKH 468 और सुगाना। ये है वो कपास की संकर किस्में। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है न्यू टाइप में या मिड टर्म में, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कम्पिटेटिव एग्जाम में तो 100% पूछेंगे कि बाजरा की संकर किस्म कौन सी है, जवार की कौन सी है, कपास की कौन सी है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। मक्का की किस्मों का, जवार की किस्में, बाजरा, कपास की किस्में, ये अपन को ध्यान रखना है। फिर है शीघ्र परिपक्वता यानी कि अर्ली मैच्योरिटी। शीघ्र परिपक्वता या अर्ली मैच्योरिटी से क्या होगा कि अपन है एक ही वर्ष के अंदर जल्दी पकने वाले 3 से 4 किस्मों को, 3 से 4 फसलों को उगा कर है वो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी इसकी मेजर अचीवमेंट है, इसका मुख्य उपलब्धि है प्लांट बिल्डिंग की। शीघ्र परिपक्वता या मेजर अचीवमेंट, अर्ली मैच्योरिटी। फसलों के परिपक्वन काल को कम कर दिया जाता है। कपास जो पहले 270 दिन में पकती थी अब 170 दिन में पक जाती है। क्या किया है कि शीघ्र परिपक्वता में क्या है, फसलों के पकने की अवधि है उसको घटा दिया गया है। अगर अपन एग्जांपल की बात करें, कपास है वो पहले 270 दिन में पकता था, अब औसतन है वो 170 दिन के अंदर पक जाता है। अब औसतन कपास कितने दिन के अंदर पकता है? 170 दिन के अंदर पकता है। तो 100 दिन की है इसमें कमी कर दी गई है, 100 दिन पहले जल्दी विकसित हो गया। अब बात करते हैं क्या लाभ होता है कि इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। एक से अधिक फसलों को अपन ले सकते हैं। लेट सीजन पीड़कों से बचाव जा सकता है। जो लेट सीजन पीड़क होते हैं उन रोगों या कीटों से बचाया जा सकता है। फसल प्रबंधन में सहायता मिलती है। फसल पर खर्च व पीड़कनाशी स्प्रे में क्या आती है? कमी आती है। ये होते हैं जल्दी पकने वाली किस्मों के लाभ। 4 लाभ है। उत्पादकता में वृद्धि होती है। एक से अधिक फसलें अपन इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेट सीजन पीड़कों से बचाया जा सकता है। फसल प्रबंधन में सहायता है और फसल खर्च होता है वो कम होता है। पीड़कनाशियों का स्प्रे करने का खर्च होता है वो भी क्या होता है? कम होता है। अगला है जैविक व अजैविक प्रतिबल रोधीता। बायोटिक और अबायोटिक प्रतिबल रोधीता की बात करें अपन, एबायोटिक स्ट्रेस रेजिडेंस की बात करें तो ऐसी फसलें हैं जो रोग रोधी और कीट रोधी विकसित की गई है। जैसे अपन बीटी कपास की बात करें तो ये कीट रोधी किस्म विकसित की गई है। और गेहूं की अपन बोनी किस्मों की बात करें तो वो कंडवा रोधी विकसित की गई है। तो बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक जो स्ट्रेस होते हैं इनके रेजिडेंस किस्में विकसित की गई है। सूखा रोधी किस्में विकसित की गई है। अगर मान लो बारिश कम होती है, सूखा पड़ जाता है तो विकसित है। शीत रोधी किस्में यानी कि अपन बात करें पाला वगैरह पड़ता है तो वहां पर भी किस्में विकसित की गई है जिसके उत्पादन को स्थिर कर दिया जाता है। फिर है गन्ने का नोबिलाइजेशन। अपन ने गन्ने का नोबिलाइजेशन पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर इसका नोबिलाइजेशन देख लेते हैं। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर पर अगर क्वेश्चन आता है गन्ने का नोबिलाइजेशन, ये ऐसे क्वेश्चन है वो अपने जो परिभाषा वाले क्वेश्चन आते हैं उन परिभाषा वाले क्वेश्चन में सीधा ही लिख देते हैं गन्ने का नोबिलाइजेशन। तो अपन को ये इतना पूरा लिखना है कि गन्ने का नोबिलाइजेशन क्या होता है। अगर अपन बात करें गन्ने के नोबिलाइजेशन की तो भारतीय जो गन्ना प्रजनन केंद्र है कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। वहां पर भारतीय गन्ना है सैकेरम बारबेरी। भारतीय गन्ने का सैकेरम बारबेरी का संकलन है वो उष्णकटिबंधीय गन्ने सैकेरम ऑफिसिनेरम से करवाया गया। किससे करवाया गया? सैकेरम बारबेरी का संकलन
सैकरम ऑफिसिनेरम से करवाया गया। भारतीय गन्ने में सुधार किया गया। भारतीय गन्ना है जो सैकरम बारबेरी है उसका संकलन है उष्णकटिबंधीय गन्ना सैकरम ऑफिसिनेरम से करवाकर भारतीय गन्ने के अंदर सुधार किया गया। भारतीय गन्ना बहुत अधिक कठोर, बहुत कम उपज वाला और बहुत कम रस वाला होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय जो गन्ना होता है यह बहुत अधिक कोमल, बहुत अधिक उपज वाला, बहुत अधिक रस युक्त व बहुत कम रेशे पाए जाते हैं इसके अंदर। जिसका तना होता है वो मोटा होता है और छिलका होता है वो मुलायम होता है। यह गन्ने के अच्छे गन्ने वाले अच्छा गन्ना होता है। उसकी विशेषता होती है कि वो बहुत अधिक कोमल होना चाहिए, बहुत अधिक उपज है वो होती है उस उष्णकटिबंधीय गन्ने की, बहुत अधिक मात्रा में इससे रस प्राप्त होता है और रेशा की मात्रा होती है वो गन्ने के अंदर उष्णकटिबंधीय गन्ने के अंदर कम देखने को अपन को मिलती है। और इसका तना होता है वो मोटा होता है और छिलका होता है वो पतला होता है। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय गन्ना है वो उत्तर भारतीय जलवायु में उपज नहीं देता है। उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्तर भारतीय जलवायु है उसमें उपज नहीं देता है। इसलिए क्या किया भारतीय वैज्ञानिकों ने कोयम्बटूर में भारतीय गन्ने का संकलन है सैकरम बारबेरी का संकलन है वो सैकरम ऑफिसिनेरम में उष्णकटिबंधीय गन्ने के साथ में करके भारतीय गन्ने में सुधार किया गया। इसलिए उष्णकटिबंधीय गन्ने के उत्तम लक्षणों का भारतीय गन्ने में स्थानांतरित करके दोनों के मध्य संकलन करवाकर भारतीय गन्ने का नोबिलाइजेशन करते हैं। तो ये होता है नोबिलाइजेशन। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। नोबिलाइजेशन क्या होता है कि भारतीय गन्ना होता है वो उपज कम देता है, उसके अंदर रस की मात्रा कम होती है, इसके अंदर रेशों की मात्रा अधिक होती है, इसकी क्वालिटी होती है वो कम होती है। इसके विपरीत जो उष्णकटिबंधीय गन्ना है सैकरम ऑफिसिनेरम उसकी उपज अधिक होती है, रस की मात्रा अधिक होती है, तना मोटा होता है, छिलका पतला होता है और रेशों की मात्रा होती है वो इसमें कम होती है, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाला होता है वो सैकरम ऑफिसिनेरम होता है। लेकिन उसको अपन उष्णकटिबंधीय गन्ना को भारतीय जलवायु में उत्तर भारतीय जलवायु में लगा नहीं सकते, तो अपन ने क्या किया भारतीय गन्ने का संकलन करवा दिया उष्णकटिबंधीय गन्ने के साथ में, जिससे भारतीय गन्ने के अंदर क्या हो गया सुधार हो गया। यही गन्ने का नोबेलाइजेशन है। मैंने आपको एक बार दोबारा समझा दिया। अब मुझे आशा है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब अगला है भारत में जर्म प्लाज्म एकत्रीकरण। भारत में जर्म प्लाज्म एकत्रीकरण के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई है, उन संस्थाओं का अपन बात करते हैं। जैसे पहली संस्थान है वो CICR नागपुर के अंदर है, कपास की वहां पर एंट्रीज हो रखी है कपास के होता है। दूसरा है CPCRI, ये है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो प्लांटेशन क्रॉप होती है उनका इंस्टीट्यूट है, वो पौध फसलें प्लांटेशन क्रॉप है। ये केसरगोड केरल के अंदर है। क्वेश्चन आता है यहाँ से न्यू टाइप कि CPCRI कहाँ है, केसरगोड केरल के अंदर है। अगला है CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये शिमला के अंदर है, शिमला कुफरी के अंदर है। आलू के वहाँ पर है वो संकलन करवाया जाता है, आलू के इसके ऊपर अनुसंधान कार्य होते हैं, आलू का है वो जर्म प्लाज्म में एकत्रीकरण किया जाता है। अगली संस्थान है CTRI सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजमुंदरी के अंदर है और वहाँ पर तंबाकू का होता है वो अनुसंधान होता है। अगला है CTRI नहीं केंद्रीय वो कदीय फसल CTCRI है, यह CTCRI है। क्या है CTCRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आलू होती है जो कदीय वर्ग की सब्जी, उसको छोड़कर बाकी जितने भी ट्यूबर क्रॉप्स होती है उन सब का अनुसंधान कार्य किया जाता है और यह है तिरुवनंतपुरम के अंदर। अगला है CRRI कटक के अंदर है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कटक के अंदर है, कटक उड़ीसा के अंदर है। वहाँ पर है वो धान की है 15,000 से अधिक है वो किसमें विकसित की गई है, वहाँ पर अधिक जीन है वो एकत्रीकरण किए गए हैं। अगले है DOR हैदराबाद, जो तेल बीज फसलें होती है उनका DOR हैदराबाद के अंदर है। DWR करनाल गेहूं का है वो करनाल के अंदर है। IARI नई दिल्ली के अंदर है जहाँ पर मक्का का वो संस्थान बना हुआ है। IGFRI झांसी के अंदर है, जो हरे चारे वाली फसलें होती है फोडर क्रॉप्स होती है, उन फोडर क्रॉप्स के अनुसंधान है वो झांसी के अंदर किया जाता है। अगला है IIHR बेंगलुरु के अंदर, जितनी भी बागवानी फसलें होती है उन बागवानी फसलों का है वो जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है उनके ऊपर अनुसंधान कार्य बेंगलोर के अंदर किया जाता है। IIPR की बात करें तो ये कानपुर के अंदर होती है, जितनी भी पल्सेस क्रॉप्स होती है दालें वाली क्रॉप्स होती है उनके लिए।
अगला है NRCG जूनागढ़ मूंगफली। तो मूंगफली का अनुसंधान के अंदर है। जो NRC है मूंगफली का वो जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। अगला है NRCS जवार के अंदर है। जो NRC सोरगम है वो हैदराबाद के अंदर है। और NRC जो सोयाबीन है वो इंदौर के अंदर है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर है। अगला है SBI कोयम्बटूर के अंदर है, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर के अंदर है। तो ये है अपने मुख्य रूप से भारत के अंदर जर्म प्लाज्मा को एकत्रित करने वाली संस्था है। तो आज की क्लास में अपन ने ये प्लांट ब्रीडिंग के मुख्य रूप से जो उपलब्धियां थी, अचीवमेंट थे, उनके बारे में अध्ययन किया। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा ये आपको समझ में आ गया होगा। और अपने दोस्तों के पास में क्लास को शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सारे जितने भी BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके पास में चैनल को एक बार शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको BSc एग्रीकल्चर के ऑल सेमेस्टर है उनके आपको नोट्स, PDF, थ्योरी क्लासेस सब है वो मिलने वाली है। अगर नया सिलेबस लागू है उनका भी मिल जाएगा और पुराने वाले सिलेबस के भी आपको मिल जाएंगे। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।